हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स मंत्रा। मैं हूं कविता राजपूत और हम डिस्कस कर रहे हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज। तो देखिए, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो सीटेट में जो आपका फरवरी 2015 में क्वेश्चन पेपर आया था उसको डिस्कस करेंगे। अब देखिए, आप लोगों के पास अगर मैं आपके एग्जाम की बात करूं तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के पास, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए, क्योंकि सीटेट में जो होता है ना, कई बार क्वेश्चंस का रिपीटेशन देखने को मिलता है। तो सबसे बेहतर है, मैं सीटेट की बात नहीं करूंगी, और भी एग्जाम्स हैं, किसी भी एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए सबसे बेहतर यही होता है कि जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उनकी हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न ये है कि प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। प्रतिरूप ये आपके पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए है मूलभूत संक्रियाओं को समझने में, ऑप्शन बी है स्थानिक समझ की योग्यताओं में वृद्धि के लिए, ऑप्शन सी है संख्याओं की तुलना का बोध विकसित करने के लिए, या फिर ऑप्शन डी है परिकलन कौशलों के संवर्धन में। परिकलन कौशल क्या होते हैं आपके? कैलकुलेशन स्किल, कैलकुलेशन स्किल्स होते हैं आपके, ठीक है। अब देखिए, ये जो 10 ग्राम है ना, 10 ग्राम से बेसिकली क्या सीखे जाता है? ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में जानकारी दी जाती है। तो इससे बिंदु के खेल और प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। देखिए, स्थानिक समझ की, यानी कि स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग, स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग। तो स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए, तो इसका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि 10 ग्राम बिंदु के खेल और प्रतिरूप का प्रयोग पूछा गया है, विद्यार्थियों की सहायता करते हैं स्थानिक समझ की योग्यताओं में वृद्धि के लिए। देखिए, मूलभूत संक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? प्लस, माइनस, गुणा और भाग। तो इनसे 10 ग्राम का कोई रिलेशन नहीं है, मतलब 10 ग्राम के माध्यम से तो, और संख्याओं की तुलना का बोध विकसित करने में और परिकलन कौशलों के संवर्धन में। तो 10 ग्राम की बात हो रही है, बिंदु के खेल पैटर्न की बात हो रही है, तो वहां पर इंपॉर्टेंट होता है स्थानिक समझ की योग्यता। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। देखिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यक्रम अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है? बार बार हर क्लास में मैं इसी बात पर आपको जोर देने के लिए बोलती हूँ कि नहीं को आपको छोड़ना नहीं है, इसको पढ़ते हुए छोड़ना नहीं है, इसको पकड़ के चलना है, क्योंकि ये नहीं पूरे प्रश्न का आधार बदल देता है। तो हमसे पूछा है गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है। ऑप्शन ए है कि भिन्न को पूर्ण के अंश के रूप में प्रदर्शित करना तथा सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी, वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना। ऑप्शन सी, दैनिक जीवन की तार्किक कार्यप्रणाली तथा गणितीय सोच के बीच संयोजन का विकास करना। ऑप्शन डी, मानक परिकलन प्रणाली से संख्या संबंधी संक्रियाओं को करने में भाषा और प्रतीक चिन्हों का विकास करना। देखिए, क्वेश्चन पर गौर कीजिए, प्राथमिक स्तर पर बात हो रही है। प्राथमिक स्तर पर हम प्राथमिक स्तर पर बच्चे से किसी भी आंकड़े का विश्लेषण कराना और निष्कर्ष निकालना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चे से बात हो रही है। अब देखिए, प्राथमिक स्तर पर दैनिक जीवन की तार्किक प्रणाली और गणितीय सोच के बीच संयोजन का विकास, बिल्कुल सही बात है। मानक परिकलन प्रणाली में संख्या संबंधी संक्रियाएं, प्राइमरी लेवल पर तो बच्चा यही सीखता है ना, संक्रियाएं सीखता है, प्लस, माइनस, गुणा, भाग, और क्या सीखता है? उनके प्रतीक चिन्हों का विकास करता है, ठीक है। तो जो अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना और निष्कर्ष निकालना, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बात हो रही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कहता है कि गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है, यानी कि मेन एम पूछा है आपसे गणित की शिक्षा का। ऑप्शन है कि ज्यामिति के प्रमेयों
और उनके प्रमाणों का स्वतंत्र रूप से सृजन करना। अब गणित पढ़ाया जा रहा है तो सिर्फ ज्यामिति की बात तो होगी नहीं, ठीक है। अगला है विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना। आगे के ऑप्शन पढ़ते हैं, उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना, या फिर ऑप्शन डी, बच्चे की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। बिल्कुल सही बात है, गणित का मुख्य उद्देश्य तो यही है, गणित शिक्षा का मुख्य ध्येय यही है कि बच्चे की गणितीय प्रतिभाओं का विकास किया जा सके। तो इसका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये कहता है कि एक शिक्षिका गणित के संप्रत्ययों को सिखाते हुए खोज परक उपागम का उपयोग करती है, विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है और उन्हें चर्चा में शामिल करती है। वह इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करती है? एक शिक्षिका है जो गणित के संप्रत्ययों को, गणित के कॉन्सेप्ट को समझाना चाहती है, उसके लिए वो खोज परक उपागम का प्रयोग कर रही है, विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग कर रही है और उन्हें चर्चा में शामिल भी करती है। तो ऑप्शंस हैं, गणित शिक्षण के उच्चतर उद्देश्य, नहीं, मैंने कई बार बताया आपको कि गणित के उच्चतर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नहीं पढ़ाया जा रहा है गणित, ठीक है। विद्यार्थियों में व्यवहारिक क्षमताओं को विकास के लिए, देखिए बच्चे कंफ्यूज होंगे इन दो ऑप्शंस में। देखिए संकीर्ण उद्देश्य की प्राप्ति तो ये नहीं होगा। बी और सी में देखिए विद्यार्थियों में व्यवहारिक क्षमताओं के विकास के लिए, या फिर एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए। देखो प्रश्न में दिया है कि व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है, अब वो उपयोग कर रही है ऑलरेडी, तो यहाँ पर व्यवहारिक क्षमताओं की विकास क्यों होगा? सोचने वाली बात है ना। प्रश्न में ही दिया है कि व्यवहारिक क्षमताओं का प्रयोग वो कर रही है, यानी कि जिन बच्चों के साथ ये उपागम यूज कर रही है उन बच्चों में व्यवहारिक क्षमता तो है। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा ना वो राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि देखिए सोच और तार्किकता विकसित, चर्चा में बच्चों को शामिल कर रही है ना, डिबेट डिस्कशन होगा, है ना, डिस्कशन में शामिल कर रही है चर्चा में, ठीक है। तो क्या होगा, बच्चों में तार्किकता विकसित होगी ना। जब बच्चे डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं, तो क्या होता है, उनमें तार्किकता का विकास होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल राइट होगा। डिबेट होता है वाद विवाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक शिक्षिका कक्षा 5 की शैलजा से एक आकृति के परिमाप के बारे में पूछती है। एक आकृति के परिमाप के बारे में पूछती है, शैलजा से उसके हल को अपने शब्दों में बताने को भी कहती है। एक टीचर ने एक स्टूडेंट को काम दिया है कि उसे क्या बताना है, आकृति के परिमाप के बारे में बताना है और उसको अपने शब्दों में भी व्यक्त करना है। उसको सिर्फ हल ही नहीं करना, अपने शब्दों में भी उसको अभिव्यक्ति करनी है। तो शैलजा समस्या का सही हल करने में सक्षम थी, परंतु उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं है। हल तो कर रही है प्रश्नों को, पर अपने शब्दों में वो उनको अभिव्यक्त करने के लिए सक्षम नहीं है। तो शैलजा की निम्न विशेषता क्या प्रदर्शित करती है? ठीक है, ऑप्शन है कि उसमें कम आत्मविश्वास स्तर है, हो सकता है कम आत्मविश्वास स्तर है इसीलिए वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, तथा कम गणितीय कौशल। नहीं, कम गणितीय कौशल कैसे हो सकता है, गणितीय कौशल तो उसका ठीक है, तभी तो उसने प्रश्न को हल कर लिया। ऑप्शन बी है परिमाप के संप्रत्यय की कम समझ परंतु अच्छी मौखिक अभिव्यक्ति। नहीं, उसमें कम समझ तो नहीं है, अगर उसने समझ कम होती तो वो प्रश्न को हल नहीं कर पाती। मौखिक अभिव्यक्ति अच्छी नहीं है, तभी तो वो अपने आप को व्यक्त नहीं कर पा रही है ना, यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति उसकी अच्छी नहीं है। निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और निम्न स्तरीय गणितीय प्रवीणता, ये दोनों चीजें गलत हो गई। निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता समझ में आता है क्योंकि उसमें भाषा प्रवीणता निम्न है, इसीलिए वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई। लेकिन निम्न स्तरीय गणितीय प्रवीणता कैसे हो सकती है? अगर उसमें निम्न स्तरीय गणितीय प्रवीणता होती तो प्रश्न को हल कैसे कर पाती, है ना। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता, बिल्कुल सही बात है, उसकी जो उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता है वो तो उच्च है, तभी तो उसने प्रश्न को हल कर लिया, लेकिन वो अभिव्यक्ति नहीं कर पाई, यानी कि उसकी भाषा प्रवीणता कैसी है, निम्न है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा।
देखिए अगला प्रश्न है कि गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न उपकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित किया गया है। अभ्यास समय क्या होता है आपका? प्रैक्टिस टाइम, ठीक है, को समावेशित किया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है? आपसे उद्देश्य पूछा है। विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान करने का इसका उद्देश्य है। दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करना इसका उद्देश्य है। समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। किसका? अभ्यास समय का। या फिर विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। तो देखिए ये जो गणित की पाठ्य पुस्तकों में ये अभ्यास समय को समावेशित किया गया है, इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि आप विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान कर किए जा सकें। अधिगम अवसर कैसे? विस्तृत। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। देखिए आनंद और मस्ती अपनी तक ठीक है, लेकिन दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करना या फिर समय का बेहतर सदुपयोग, इन सब में जो बेस्ट है वो ये है विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है कि प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है आपका? रचनात्मक मूल्यांकन होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये क्या होता है? जब आप किसी भी उसमें कक्षा में मूल्यांकन साथ के साथ करते हैं, ठीक है, साथ के साथ मूल्यांकन। तो इसमें क्या उद्देश्य अंतर्निहित होता है? अधिगम में असंगति और शिक्षण की कमियों को पहचानना, या फिर सामान्य त्रुटियों को पहचानना। ऑप्शन सी क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं की परीक्षा, या फिर ऑप्शन डी विद्यार्थियों के ग्रेड और रैंक। देखिए ये तो बिल्कुल गलत बात है। जब सामान्य त्रुटि को पहचानना होगा तो कौन सा होता है? डायग्नोस होता है ना, निदानात्मक, पहचानना। अब क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं की परीक्षा भी नहीं होगी। इसमें जो राइट ऑप्शन बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि अधिगम में जो असंगति है, यानी कि जो लर्निंग गैप आ रहा है, और शिक्षण में जो कमियां हैं, यानी कि जो शिक्षण में डेफिशिएंसी इन टीचिंग हो रही है, उसके बारे में पहचानना होता है आपका रचनात्मक मूल्यांकन, जो कि साथ के साथ किया जाता है। एक और टर्म आता है योगात्मक मूल्यांकन, तो वो होता है आपका अंत में, ठीक है, ये साथ साथ होता है और वो होता है अंत में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियां संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए ऑप्शन ए है वे गणित में कम सफल शिक्षार्थियों तथा मंद गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की रुचि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं, या फिर ऑप्शन बी वे विद्यार्थियों को उनकी गणित कक्षा की एक रूपता तथा दैनिक चर्या के कारण होने वाली ऊब से बाहर लाते हैं, ऑप्शन सी वे प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को उचित अवसर प्रदान करते हैं, या फिर ऑप्शन डी वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक है। देखिए कोई भी क्रियाकलाप हो, कोई भी एक्टिविटी हो, तो उसमें जो विशेष उद्देश्य रहता है वो ये रहता है कि कक्षा में उपस्थित सारे बच्चे उस क्रियाकलाप पे, उस एक्टिविटी में एंगेज्ड हों। अब ये देखिए यहाँ पर सिर्फ कम सफल शिक्षार्थी और मंद गति से सीखने वाले विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करना है, यानी कि यहाँ पर बच्चों को कैटेगराइज कर दिया गया। यहाँ पर प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को उचित अवसर, सिर्फ प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों की बात कर दी गई। अब देखिए वे विद्यार्थी को उनकी गणित कक्षा की एक रूपता व दैनिक चर्या के कारण होने वाली ऊब से बाहर लाते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, अगर ऑप्शन पे नजर डालें तो वे प्रत्येक शिक्षार्थी की बात हो रही है। जब क्रियाकलाप एक्टिविटी हो रही है तो उसमें सारे बच्चे इंगेज होने चाहिए ना, तो प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक है। स्थानिक यानी कि आपकी स्पेशल, और विश्लेषणात्मक यानी कि आपकी एनालिटिक। ठीक है, विश्लेषणात्मक योग्यता और
स्थानिक। तो ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास के संवर्धन में होता है? वैदिक गणित की बात हो रही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है कि विद्यार्थियों की गणित में परिकलन प्रक्रिया की समझ के लिए। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों में गणित में समस्या समाधान कौशल। या फिर ऑप्शन सी, विद्यार्थियों की गणित में एकाग्रता। और या फिर ऑप्शन डी है आपका, गणित में गणना के कौशल तथा गति। देखिए जब भी वैदिक गणित की बात होती है तो उसमें क्या सीखते हैं बच्चे ज्यादातर? एक तो गणना करना सीखते हैं, कैलकुलेशन करना सीखते हैं, और क्या सीखते हैं? गति, स्पीड से, ताकि बच्चे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो होती हैं। तो गणित में गणना यानी कि कैलकुलेशन स्किल, और आपकी गति यानी कि स्पीड इन मैथमेटिक्स, ठीक है, वैदिक गणित में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, गणित में गणना के कौशल तथा गति। देखिए अगला प्रश्न है, आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। आकांक्षा है वो गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। तो गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उसके पास क्या होना चाहिए? ऑप्शन है आपके पास, अच्छा संप्रेषण कौशल, अच्छी बात है, अच्छा जितना उसका कम्युनिकेटिव स्किल अच्छा होगा, तथा बंद अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। नहीं, कैसा होना चाहिए? ओपन एंडेड क्वेश्चन होने चाहिए, यानी कि खुले अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। एनसीएफ 2005 इसी बात पर सबसे ज्यादा जोर देता है कि जब भी आप बच्चे को गणित पढ़ा रहे हैं तो गणित की विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए? बच्चे को उसके दैनिक जीवन से, उसके दैनिक जीवन में जितने भी क्रियाकलाप हो रहे हैं उनसे संबंधित करके आप पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी हमें ऑप्शन बी सही लग रहा है, बट थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। संख्या पद्धति, बीज गणित और ज्यामिति का अच्छा ज्ञान। देखिए पूरे ऑल ओवर गणित की बात हो रही है ना, संपूर्ण गणित की बात हो रही है। तो सिर्फ अगर आपकी नंबर सिस्टम, बीज गणित यानी एलजेब्रा और आपके ये ज्योमेट्रिकल अच्छा है, नहीं, आपको अगर अच्छा शिक्षक बनना है गणित का तो आपको सभी विषयों, सभी क्षेत्रों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। बिना समय लगाए सवालों, समस्याओं को हल करने की योग्यता। ऐसा जरूरी नहीं है, क्या पता चीजें रटी हुई हो, है ना, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। तो सही जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मीन्स गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। किसके लिए? अच्छे गणित अध्यापिका बनने के लिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए एक अध्यापिका अपनी कक्षा में गुणा को बार बार किए जाने वाले जोड़ के रूप में बता रही है, ठीक है। फिर उसने क्या किया? उसके बाद समान संख्या की वस्तुओं का समूहन किया। उसके बाद उसने चिन्ह से परिचित कराती है और अंत में गुणनफल पता करने के लिए आड़ी तिरछी रेखाओं अथवा माचिस की तीलियों की सहायता से एक छोटा क्रियाकलाप कराती है। यहां अध्यापिका कर रही है क्या? ऑप्शन ए है गणित में कम सफल बच्चों के लिए उपचारात्मक युक्तियां प्रदान कर रही है। ऑप्शन बी, कक्षा को आनंदमयी बनाने के लिए तरह तरह के प्रस्तुतिकरण दे रही हैं। ऑप्शन सी, मूर्त से अमूर्त संप्रत्य की ओर के रूप में एक पाठ का विकास कर रही हैं। या फिर ऑप्शन डी, विभिन्न अधिगम शैलियों वाले शिक्षार्थियों का ध्यान में रखना। देखिए जब भी इस तरीके के प्रश्न आए, यानी कि देखिए टीचर ने गुणा को बार बार जोड़ने के रूप में बताया, फिर उसने समान संख्या की वस्तुओं का समाहन किया, उसके बाद उसने गुणा का चिन्ह से परिचय कराया, है ना, गुणा का जो चिन्ह है उससे परिचय कराया, और फिर अंत में उसने माचिस की तीलियों से एक क्रियाकलाप कराया, ठीक है। यानी कि आपने कोई कॉन्सेप्ट बताना है, उससे पहले आप एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, मतलब एग्जाम्पल्स दिखा रहे हैं, वस्तुओं को दिखा रहे हैं, ठीक है। तो मूर्त है ना आपके सामने,
अगर आप कक्षा में बैठे हैं और आपको कोई टीचर तीलियों के माध्यम से कोई क्रियाकलाप करा रहा है तो फिलहाल वो आपके लिए मूर्त चीज है। तो जब भी आप इस तरीके से कोई क्रियाकलाप करते हैं तो वो होता है मूर्त से अमूर्त संप्रत्यय की ओर, यानी कि कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कैसा? मूर्त से अमूर्त संप्रत्यय। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, कक्षा 5 अ के 13 विद्यार्थी तथा कक्षा 5 ब के 15 विद्यार्थी एक लेखन प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। एक लेखन प्रतियोगिता का कंपटीशन कराया गया है, ठीक है। उनके द्वारा अर्जित अंक इस प्रकार हैं। सबके अंक दिए गए हैं कक्षा 5 अ के आपके सामने इस तरीके से हैं, 14, 6, 15, 12, 11, 11, 7, 9, 17, 13, 3, 10 और 18। और कक्षा 5 बा के भी हैं, 13, 9, 0, 7, 14, 6, 0, 9, 16, 9, 13, 16, 5 और 18 और 11। अब जो आंकड़े दिए गए हैं आपके सामने उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि पहला ऑप्शन है कि दोनों विभागों का प्रदर्शन समान रहा क्योंकि दोनों विभागों के द्वारा प्राप्त अधिकतम अंकों का मान 18 है। अगर आप एक नज़र डालेंगे तो क्या यहाँ पर ज़्यादातर मान आपको 18 दिख रहे हैं? नहीं, ठीक है। एक यहाँ 18 है और एक यहाँ 18 है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। कक्षा 5 आ का प्रदर्शन बेहतर रहा क्योंकि 5 आ का औसत प्राप्तांक अधिक है। औसत कैसे निकालेंगे? अगर मैं 5 अ की बात करूं तो देखिए इन सभी अंकों का योग बटे कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए कितनी संख्याएं, 5 आ में 13, तो इनको जोड़कर आप 1 बाई 1 जोड़कर डिवाइड करोगे 13 से। किसी से डिवाइड करोगे? 13 से। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 11.23। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। आपको क्या करना है, इन सबको जोड़ना है और डिवाइड करना है 13 से। अगर मैं बात करूं 5 ब की, उसमें कितने विद्यार्थी हैं? 15 हैं। जब हम इनका औसत निकालेंगे तो ये आएगा 9.75। ठीक है, आप निकाल सकते हैं। अब देखिए हमसे पूछा है कि कक्षा 5 आ का प्रदर्शन बेहतर रहा क्योंकि 5 आ का औसत प्राप्तांक अधिक है। बिल्कुल सही बात है। 5 आ का औसत प्राप्तांक कितना था? 11.23 और बा का कितना था? 9.75। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए बाकी का ऑप्शन देखते हैं। दोनों विभागों का प्रदर्शन समान रहा क्योंकि दोनों विभागों के द्वारा प्राप्त कुल अंक बराबर हैं। जब आप इनको जोड़ेंगे ना तो ये बराबर नहीं होंगे, आप इसको करके देख सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना पेपर में जब बनते हैं तो हमें देखने में लगता है पता नहीं कितना टाइम लेंगे, कितना डर लग जाता है, बट देखिए बेसिक इसमें कैलकुलेशन थी। आपको एक एक करके सबको जोड़ना है और 13 से डिवाइड करना है। क्यों 13 से डिवाइड करना है? क्योंकि एवरेज निकालना है हमको। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? दी हुई संख्याओं का योग बटे कितनी दी गई संख्याएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है? संकीर्ण यानी कि नैरो एम। ठीक है, ऑप्शंस हैं रैखिक, बीजगणित से संबंधित, दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा, सही बात है, संख्यात्मक कौशलों का विकास, बीजगणित पढ़ाना या फिर परिकलन व मापन पढ़ाना। देखिए संकीर्ण उद्देश्य की बात हो रही है, नैरो एम की, तो इसका ऑप्शन होगा आपका संख्यात्मक कौशलों का विकास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संख्या संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है वह किस अवस्था में है? बात किसको रही है? संख्याओं की संक्रियाओं की। संख्याओं की जो आधारभूत संक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? प्लस करना, माइनस करना, गुणा और भाग करना। तो वो बच्चा उन सभी संक्रियाओं को करने में सक्षम है, तो वो किस अवस्था में होगा? विभाजनात्मक में होगा, संक्रियात्मक में है, आरंभिक में है या परिमाणात्मक है? तो वो जो बच्चा है वो है संक्रियात्मक अवस्था में, यानी कि ऑपरेशनल
स्टेज में। किस में है? ऑपरेशनल, क्योंकि उसको संख्याओं की संक्रियाओं की पूर्ण समझ है। देखिए विभाजन अवस्था में क्या करता है बच्चा, बेसिकली चीजों को विभाजित कर करके तोड़ तोड़ के सीखता है, ठीक है। आरंभिक अवस्था में क्योंकि ये बिल्कुल इनिशियल है, अब बच्चे को संक्रियाओं का समझ है पूरा और वो उनको करने में भी सक्षम है, तो उसकी आरंभिक अवस्था तो होगी नहीं। परिमाणात्मक अवस्था, ये वो अवस्था होती है जहां पर बच्चा प्रश्नों को देखकर ये अंदाजा लगाना सीख जाए कि यहाँ प्लस होगा माइनस होगा, कब इसमें एलसीएम लेना है, एचसीएफ लेना है, थोड़ा डिटेल में चला जाता है, तो वो होती है परिमाणात्मक अवस्था। हमसे प्रश्न में ये पूछा था कि संख्या संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है, तो वो बच्चा होगा ऑपरेशनल स्टेज में, यानी कि संक्रियात्मक अवस्था में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है? एक टीचर ने एक टॉपिक से जिसका नाम है आकृतियां, है ना, उनसे बच्चों को आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए बोला है। तो इस क्रियाकलाप से कौन सा उद्देश्य प्राप्त होगा? अनुप्रयोग, ज्ञान, समझ, बोध या रचना। देखिए रचना करने की बात हो रही है, चित्रों की रचना करनी है, सीधे सीधे ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, रचना करना, सृजन करना, है ना, किसी भी चीज को क्रिएट करना, ये क्या होगा? रचना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ये हमारा लास्ट प्रश्न आज की क्लास का। तो कक्षा 4 का छात्र अर्जुन संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर कैसे मौखिक रूप से दे सकता है, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं के हल लिखने में गलतियां करता है। मौखिक रूप से दे सकता है लेकिन हल नहीं लिख सकता, हल लिखने में गलतियां करता है। तो लिखने में उसकी त्रुटियों को सुधारने के लिए सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीकी कौन सी है, यानी कि रेमेडियल टेक्निक कौन सी है? ठीक है, तो हमने प्रश्न को क्या समझा? कक्षा 4 का एक छात्र है जो संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का मौखिक रूप से तो उत्तर दे सकता है, लेकिन उसको लिखित रूप में या हल करने में समस्या होती है। अब आपके सामने है कि आप किस उपचारात्मक तकनीकी का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए है कि उसे 10 अभ्यास परीक्षाएं दे देंगे, उसकी समस्या है कि आप बोलोगे लो 10 परीक्षाएं, अभ्यास परीक्षाएं आप कर लो, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। ऑप्शन बी है कि वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणितीय संकल्पनाओं के साथ संबंधित करना। ऑप्शन सी है उसको एक कार्यपत्रक देना जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हो और उसे खाली स्थान भरने हो। ऑप्शन डी, संख्या प्रणाली की समस्या हल करने के लिए एक से अधिक तरीके सिखाना। ज्यादातर बच्चों ने इसका ऑप्शन टिक किया था बी, क्योंकि वो सोचते हैं कि वास्तविक जीवन के अनुभव को जहां पर जोड़ दिया जाएगा वो एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा। लेकिन आपको ध्यान देना है क्वेश्चन पर भी। बच्चे को संख्या प्रणाली की समझ है, मौखिक रूप से वो उत्तर दे रहा है, लिखने की उसको समस्या है, तो यहाँ पर उसके वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है, प्रैक्टिकली तो कोई संबंध नहीं है। कब उसकी लिखने की समस्या दूर होगी? जब उसको एक कार्यपत्रक दिया जाएगा जिसमें जो जिन चीजों में उसे समस्या आती है, संख्या प्रणाली में जो उसको समस्या आती है, उनको आंशिक रूप से हल कर दिया गया होगा और जो आंशिक रूप से रह गई है उसका हल करने के लिए उसको बोला गया होगा, यानी खाली स्थान भरने के लिए उसको दिया जाएगा। तब उस बच्चे की उस गलती में सुधार होगी। तो इसीलिए जो उसकी उपचारात्मक तकनीकी होगी वो होगी ऑप्शन नंबर सी, उसको एक कार्यपत्रक देना जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हों और उसे खाली स्थान भरने हों। तो आज की क्लास में इतना ही। अब मिलेंगे आपसे आगे की क्लास में। आगे की क्लास में हम कुछ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक मैं आपसे यही बोलूँगी कि पेपर में बहुत ज़्यादा समय नहीं है, इधर उधर नए नए कॉन्सेप्ट पढ़ने से बेहतर है कि आप जितना ज़्यादा फोकस कर सकें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए और पढ़ते रहिए। ठंड बहुत पड़ रही है, थोड़ा ध्यान भी रखिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक हमारी क्लासेस को लाइक्स कमेंट्स करें और टीचर्स मंत्र ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।